हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ट्रैक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में काफ़ी सारे लेक्चर्स वगैरह डिस्कस किए थे, जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपका हार्डवेयर होगा, आपका सॉफ्टवेयर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमने मेमोरीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो हमने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ चालू करी है फ्रेंड्स। इसमें हमने अपने 3 वीडियो शुरू के अपलोड भी कर चुके हैं। उम्मीद है उसमें से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें कि आपका नीड हो गया, आपका जो चेंजेस हो गए, व्हील कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, व्हील का जो इन्वेंशन था वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। हमने कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख ली हैं, जिसमें कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पिलर्स हैं उसके हमने देख लिए। मेनली जो आपका डिज़ाइन होता है आपका, फिर एनालिसिस प्रोडक्शन होता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है। हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 3 के साथ, जिसमें कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और प्लीज़ देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ मशीन। तो ये डेफिनेशन कंटिन्यूसली चलती चलेगी और यही आपकी एक जनरल डेफिनेशन आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अपने बेसिक में डिस्कस किया था, जो आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में हमको जो मेन पार्ट्स कवर करने थे वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। वो आपका मेनली हो गया आपका कैलकुलस, फिर आपके बाद है फ्रेंड्स उसका एलजेब्रा, एलजेब्रा के बाद आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आपका आता है फ्रेम्स। तो ये एक जनरली मतलब सरफेस लेवल का, अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें, ज़्यादा डीप में ना जाएं, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, एलजेब्रा भी बहुत बड़ा फील्ड है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए, ये भी कई तरह के होते हैं। तो यही है फ्रेंड्स कि इनके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये मेन टॉपिक भी, मतलब एज अ प्राइमरी टॉपिक भी आप ट्रीट कर सकते हैं इनको, कि इनकी ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना है या फिर इसमें आपको महारत हासिल करनी है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इन टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है आपका कैलकुलस। तो देखिए कैलकुलस क्या होता है। Calculus, it is basically the study of changes or variation of a particular variable with respect to another independent variable. फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या होता है कैलकुलस, जो उसका मेन है वो असल में आपका चेंज करता है वेरिएशन को। वेरिएशन मतलब बदलाव किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हो गया, किसी की वेलोसिटी में हो गया, किसी के एक्सेलरेशन में हो गया। तो वो जितने भी तरह के आपके चेंज होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, ये सारा आता है फ्रेंड्स कैलकुलस के अंदर। इसलिए इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वो आपका, आप इतना याद रख सकते हैं कि स्टडी ऑफ चेंजेस और वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होंगे। कोई भी मूव कर सकता है कैसे भी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। तो ये कैलकुलस का बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, आपको देखिए 2 ब्रांचेज हैं इसकी कैलकुलस की, जो कि आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रल होता है। इसमें जैसे आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जो होती है, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं आपका d/dx, और काफ़ी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमको निकालने पड़ते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में, जो कि आपको जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, इस तरह का सारी चीज़ें यूज़ कैलकुलेट करने में, एनालाइज करने में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस आप जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हम वापस वहाँ जा सकते हैं। जैसे आपको अगर एक्सेलरेशन दिया तो आप उससे वेलोसिटी, या फिर आप वेलोसिटी से पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटीग्रल और भी आपका फ्रेंड्स यूज़ होता है फिजिक्स में, जैसे अगर हमको कभी क्लोज सरफेस के अलॉन्ग या फिर किसी कर्व के अलॉन्ग हमको इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का, जैसे कि कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ये सारे आपका होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में जब आप आगे जाएंगे तो पहले आप सिंगल इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स भी पढ़ते हैं, जिनको मल्टीपल इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। तो उसमें आपको आ जाता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि यूज़ होता है आपका इवेल्यूएट करने के लिए किसी सरफेस का इंटीग्रल या फिर आपका कोई वॉल्यूम का इंटीग्रल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका, देखिए यूजेस क्या है, वही जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए कि थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ मैनी फिनोमेना लाइक मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर हो गया, फाइंडिंग एक्सेलरेशन हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसका यूज़ क्या है।
हम डिफरेंशियल कैलकुलस को थ्योरी में थ्योरेटिकल एनालिसिस की जाती है। जैसे हमने कोई प्रोटोटाइप तैयार किया किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का, कोई मशीन मैकेनिकल मशीन का, हमने उसका प्रोटोटाइप तैयार किया, फिर उसमें थ्योरेटिकल एनालिसिस लगाते हैं, तो उसमें हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। एंड बाय द यूज़ ऑफ ओनली डिफरेंशियल कैलकुलस, जैसे कि हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेज अगर मेज़र करना है, जैसे कि अगर हम आईसी इंजन्स की बात करें तो वहाँ पे जो आपका फ्लो ऑफ गैसेज हो रहा है, जो कि आपका एग्जॉस्ट गैसेज हो गई, आपका इनटेक हो गया, तो वहाँ पे हम जो रेट होता है, मतलब फ्लो ऑफ गैसेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि फ्लो किस तरह से हो रहा है, वही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से ही होता है। हीट ट्रांसफ़र हो गया कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, या फिर आप मान सकते हैं कि कंबशन चेंबर से आपके सराउंडिंग जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसका रेट कैसे है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशियल कैलकुलस से ही और उसमें निकल के आती हैं। और फाइंडिंग एक्सेलरेशन हो गया फ्रेंड, जैसे कि मैंने होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर आपको पोजीशन का फंक्शन दिया है फिर वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, वहाँ से हम आपको एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका एलजेब्रा। तो देखिए एलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स विच डज नॉट रिक्वायर अ जियोमेट्रिकल बट लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑपरेशंस। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपसे बता दूँ, सबसे पहले इजाद हुई थी आपकी जियोमेट्री, जिसमें कि हम 2D प्लेन, 1D प्लेन, 3D स्पेस में आपका प्रॉब्लम्स को बना के हम सॉल्व करते थे, जियोमेट्रिकल अप्रोच मारते थे। हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसी एनालिटिकल मेथड नहीं थी जिससे कि हम इक्वेशंस वगैरह लगा के कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स बर्थ हुआ एलजेब्रा का। एलजेब्रा को एलजेब्रा को जब बर्थ हुआ तो उसमें जो आपके 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इनकी मदद से लेके हमने चीज़ों को एनालाइज करना सीखा। एनालिटिक मेथड हमने जनरेट की जिससे कि हम एनालिटिक प्रॉब्लम को, जियोमेट्रिक प्रॉब्लम को भी एनालिटिक तरीके से, मतलब एल्जेब्रिकली हम उसको सॉल्व करके उसी सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपको एक जो आपका अलजेब्रा होता है वो आपको कई बार ऐसे भी सॉल्यूशन निकालने के लिए मदद करता है जिसमें कि आपके लिए ज्योमेट्री बना पाना उसकी, या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है किसी चीज़ की ज्योमेट्री बनाना, तो उसमें भी आपको अलजेब्रा काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि अगर आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, देखिए ब्रांचेज इसकी हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। आप रियल एनालिसिस जानते होंगे जहाँ पे कि आपको इनर सबसेट्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, और भी रियल स्पेसेस जहाँ पे डिफाइन होते हैं चीज़ों के लिए। और बाकी नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स आपका कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, जहाँ पे कि आप सी आर इक्वेशंस हो गया, और भी रेसिड्यू थ्योरम हो गया, सिंगुलैरिटीज़ वगैरह हो गई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल हो गया, वो सब आपका फ्रेंड्स आता है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में, जहाँ पे आपका इंक्लूड होता है आयोटा, दैट इज आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। फ्रेंड्स यूजेस क्या है देखिए, इन द सीरीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रियल एनालिसिस और अलजेब्रा है, इसका जो यूज़ है वो मेनली है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जैसे कि अगर आप किसी भी सिस्टम को, या फिर आप अपने किसी भी मशीन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो फ्रेंड्स आपका एक एक मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करता है। वो पार्शियल हो सकती है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, या फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या nth ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। जैसे कि अगर आप बात करें वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, या फिर आप फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव ले लें जो कि आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो वो सारी की सारी आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उनके सॉल्यूशन जब हमको निकालने होते हैं कि सिस्टम किस पर्टिकुलर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे हमको रियल एनालिसिस, जैसे कि आपका ज़रूरत पड़ती है आपको अलजेब्रा की, तो वो सारा आपका अलजेब्रा से ही पॉसिबल हो पाता है उसके सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज एटसेट्रा। तो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, अगर आप पावर सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे जो आप की अलजेब्रा में, उसमें उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या होती है, कि कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो उसमें जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। बाकी आप अभी देख लीजिए कि यूजेज जो है अलजेब्रा के वो यहाँ पे होते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते क्या हैं, बेसिकली जो आप अपनी छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ते रहे होंगे कि x=3 पुट कर जब आप एक लाइन बनाते थे, इसमें आप x=3 रखते थे, x=4 रखते थे, वहाँ पे एक पॉइंट बनाते थे, वो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब आप 1D लेते थे तो आप एक लाइन बनाते थे, आप 2D लेते थे तो आप एक प्लेन बनाते थे, जहाँ पे कि आपको एक्स वाई रखने पड़ते थे,
और जब आप 3D की बात करते हैं तो आपको XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली द स्पेस विथ विच योर नंबर्स आर एसोसिएटेड एट ईच पॉइंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपने कोई ऐसा सिस्टम लिया जिसमें आपने स्पेस में जितने भी आपके पास पॉइंट है उनको आपने एक नंबर से एसोसिएट किया। मतलब अब स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, या तो वो 1 2 होगा, या तो वो 2 4 होगा, या तो वो XY होगा, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ही। तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि आपने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। भाई फ्रेंड्स देखते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। जैसे कि आपका होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका होगा एफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल होगा, आपका स्फेरिकल होगा, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हमें खासकर प्लेन फिगर होगा या फिर आपके जो रेगुलर फिगर्स हो गए, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, और आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये जितने भी आपके 2D तरह वो सारे आपके कार्टेशियन में। जैसे आपका स्फीयर भी हो गया, कई बार हम कार्टेशियन में ही उसको रख के सॉल्व करते हैं। सिलेंडर हो गया। तो कार्टेशियन तो एक यूनिवर्सल टाइप ऑफ सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। पोलर है फ्रेंड्स, पोलर देखिए आपका 11th और 12th में हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, नहीं तो ग्रेजुएट्स वगैरह में तो पोलर पढ़ाते ही हैं। बाकी फ्रेंड्स आपका सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बियॉन्ड द स्कोप रहता है ये 11th और 12th के। और एफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ्रेंड्स ये ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, आपको किसी किसी किताबों में मिलेगा अगर आप मैथ्स को डीप डीप से जानना चाहते हैं। तो जहाँ पे कि एक पैरेलल लाइंस जो कि इंक्लाइन रहती हैं, अगर आप रिस्पेक्टिव जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं आपके 2D प्लेन में, तो एफाइन में फ्रेंड्स वैसा नहीं होता। यहाँ पे जो आपकी एक्स और वाई एक्सिस होती हैं वो एक इंक्लाइन रहती हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे आपके रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके यूजेस क्या है। फॉर डिस्क्राइबिंग एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स टू टेल अबाउट इट। अगर मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूँ, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ और इसको कहूँ कि प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन करिए, तो अगर अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना ही पड़ेगा उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट बताने के लिए, जो कि उसके फिजिकल पैरामीटर्स हैं। तो ये यूज़ है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कैसे ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंड्स फ्रेम। फ्रेम देखिए, फ्रेम बेसिकली क्या है, ये टर्म मैंने वैसे फिजिक्स से उठाई है। फ्रेम फ्रेम बेसिकली होता क्या है। फ्रेम असल में अगर आप जानना चाहें, फ्रेम इज़ बेसिकली लाइक एज कोऑर्डिनेट सिस्टम विच में बी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अगर आप फिजिक्स में अपने रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा हो तो आप फ्रेम से वाकिफ़ होंगे कि फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम देखिए फ्रेंड्स आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही होता है। बाकी हम यहाँ पे फ्रेम्स की दो कैटेगरी होती है, जो कि आपका होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम फ्रेंड्स वो होता है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर रेस्ट पे रहे, तो उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स आपका इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका होता है जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, जिसकी वेलोसिटी पर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो कहलाता है आपका फ्रेम। फ्रेम बेसिकली फ्रेंड्स देखिए क्या है, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ अर्थ की और सन की, तो अर्थ हमारा एक मूविंग फ्रेम है जो कि आपका मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। और आपका जो सन है या फिर मून आपको ले लें तो वो भी एक आपका फ्रेम है, जिसमें कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, डिपेंड्स ऑन द जो कि उसकी कंडीशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, कंसिडरेशन में इसको कब लिया जाता है, टेकन इन कंसिडरेशन व्हेन एनालाइजिंग रिलेटिव क्वांटिटीज, जैसे कि मैंने आपसे बता चुका, दैट इज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे किसी की वेलोसिटी निकालनी है, और जो कि मुझसे दुगनी स्पीड से जा रहा है, फिर तिगनी स्पीड से, या फिर 0.5 फ्रैक्शनल फैक्टर से जा रहा है, तो उस समय मुझे फ्रेम्स कंसिडर करने पड़ते हैं कि मैं किस फ्रेम में हूँ, वो किस फ्रेम में है। इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने में, जो कि फिजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं अपने आप में। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या हैं, देखिए फ्रेंड्स, इन डिजाइनिंग मैकेनिज्म्स, जैसे कि आपका लिंक्स और स्ट्रक्चर्स हो गए, फ्रेम्स आर टेकन टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अब जैसे देखिए, जो हम फ्रेम मैकेनिज्म्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होगा, आपका रॉकर रॉकर मैकेनिज्म हो गया, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, उसमें हम एक लिंक का जो हमारा, जैसे मतलब मान लीजिए क्रैंक है और आपका रॉकर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रैंक का एक रिवॉल्यूशन होगा तो रॉकर का कितना मोशन होगा, तो इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हमको फ्रेम कंसिडर करने पड़ते हैं। और ये देखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर मतलब जैसे एक रिवॉल्यूशन हो रहा है क्रैंक शाफ्ट का, तो आपका जो आपका पिस्टन है वो कितना
रॉकर मूव कर रहा है, जो कि आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आती है कि अब जैसे फ्रेंड्स क्या है, क्रैंक आपका रिवॉल्यूशनरी दैट इज़ रोटेशनल मोशन करता है, और आपको जो पिस्टन है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो दोनों की लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमको निकालना पड़ता है उसका रिलेशन, और वही वहाँ पे आपको लेने पड़ते हैं फ्रेम्स। तो ये थे एप्लीकेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें कि आपको बताने होंगे आज कुछ क्वेश्चनों के जवाब। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका, इन व्हाट सिचुएशंस डिफरेंशियल कैलकुलस हेल्प्स अस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बताना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल कैलकुलस किन सिचुएशंस पे हेल्प करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, व्हाट आर द जनरल कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो आज का फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए आपका हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।